गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया था। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर हम शासन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। कल हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को समझा था और आज हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो क्या होती है। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जिस व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होती है और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि में विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका आदि जो राष्ट्र हैं उनमें इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली है कि इसमें कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। कार्यपालिका का जो प्रधान है उसका निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और उसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से उसे अपने कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग होते हैं। ये मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उस पर आधारित है ये व्यवस्था। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो अलग नहीं होती। इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था की तरह नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो अलग अलग नहीं होती। राष्ट्रपति जो राष्ट्र का वैधानिक प्रधान है वही व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग भी करता है। अगर आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण देखें तो सबसे पहला जो इसकी मेरिट है, जो इसका गुण है वो ये है कि इससे शासन में स्थायित्व रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान जो है वो निश्चित समय के लिए एक फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाता है। व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक समय के निश्चित समय के लिए होता है और इस अवधि के पूर्व दोनों में से किसी को नहीं हटाया जा सकता। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन में स्थायित्व होने के कारण दीर्घकालीन योजना बनाकर ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जिसके कारण संकट काल में यानी इमरजेंसी में ये पद्धति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उपयोगी है, यूज़फुल है। और जब असाधारण अवसरों पर राष्ट्रपति जो है इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करके संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। इसमें पार्टी सिस्टम की, दलबंदी की बुराइयां कम होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सुसंगठित राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन ये दल जो है वो कार्यपालिका या राष्ट्रपति के निर्वाचन तक ही सक्रिय रहते हैं और एक बार जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो दलबंदी जो है उसकी भावना से पृथक होकर सब शासन जो है वो अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था की अपेक्षा दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो बहुत कम होती हैं। प्रशासन में एकता पाई जाती है, यूनिटी पाई जाती है। संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है और व्यक्ति के कार्य को कार्यपालिका की स्वीकृति की भी व्यवस्थापिका की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती और प्रशासनिक एकता के कारण शासन बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य कर सकता है। शासन में कुशलता पाई जाती है, एफिशिएंसी होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण अधिक साहस और स्वतंत्रता के साथ अपने प्रशासनिक कार्य कर सकती है। मंत्री जो हैं वो अपने कार्यों में भाग लेने के लिए और लोकप्रिय होने के कारण समय उन्हें खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि अपनी वो समझ शक्ति और समय का उपयोग वो जो है वो शासन कार्य के लिए करते हैं।
राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ जो हैं उनको मंत्री पद पर नियुक्त करके प्रशासनिक कार्य में और अधिक कुशलता जो है वो लाई जाती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती है। बहुदलीय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयुक्त जिन देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे संसदीय शासन में सरकार बहुत जल्दी जल्दी बदलती है और डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, वहीं बहुदलीय प्रणाली में लोकतंत्रीय शासन का अध्यक्षात्मक रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण संभव। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी प्रधानमंत्री होता है उसको मंत्रिमंडल का निर्माण करते हुए अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वह अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है, व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जिन किन्हीं योग्य और व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहे वह उनको कर सकता है। अब अगर हम दोष की बात करें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष या डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सबसे पहला जो दोष है वो है इसमें परिवर्तनशीलता का अभाव है। एक बार जब कार्यपालिका का प्रधान चुनाव हो जाता है निश्चित समय के लिए, तो निश्चित समय से पूर्व महाभियोग के अलावा उसको हटाया नहीं जा सकता। इस बीच में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिसके कारण शासन में परिवर्तन करना जरूरी हो तो वो भी नहीं हो पाता है। उत्तरदायित्व की अवहेलना होती है क्योंकि व्यवस्थापिका और प्रशासन में किसी एक को निश्चित रूप से उसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और प्रशासन में कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है तो इसके लिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को और कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका को उत्तरदायी ठहराती है। इस प्रकार से दोनों जो विभाग हैं वो एक दूसरे पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं और इस उत्तरदायित्व की अवहेलना के कारण ही राज्य की हित जो है उनको हानि पहुंचती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी जो वो है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य सहयोग का अभाव रहता है। दोनों जो है वो अपने अलग अलग से कार्य करती हैं और इसके कारण क्या होता है कि कई बार जो है दोनों विभागों में सहयोग के स्थान पर उग्र विरोध दिखाई देता है, जो कि बहुत हानिकारक होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट जो दोष है वो है निरंकुशता की आशंका। इस शासन के अंतर्गत कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है। एक बार निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति ना तो जनता के और ना ही जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो मनमाने तरीके से कार्य करके निरंकुशता की प्रवृत्ति को अपना सकता है। प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। आज वर्तमान में जो है ऑर्गेनिक थ्योरी की बात की जाती है, जिसमें प्रशासन की तुलना मानव शरीर से की जाती है और प्रशासन के जो अंग हैं उनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं। और लास्ट जो इसका दोष है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का, वो है कि कम राजनीतिक शिक्षा। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है, आलोचना का उत्तर जो इनके द्वारा दिया जाता है तो जनता की भी रुचि रहती है और उनको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध न होने के कारण जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर जो हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो आज हमने देखा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है उसके गुण और दोष क्या है। थैंक यू सो मच।